दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी को। सीआरपीसी में अपना चैप्टर चल रहा है 8। अब चैप्टर 8 में हमने सेक्शन 106 से लेकर के 120 तक पीछे 2 वीडियो में मैंने पढ़ लिया था। तो इसके अंदर हमने पहले पढ़ा था कि सेक्शन 106 से लेकर 110 तक किस वजह से कितने समय के लिए मजिस्ट्रेट आदेश देता है। उसके बाद 111 से 120 में प्रक्रिया थी कि उसको आदेश किस तरीके से दिया जाएगा, कितने समय के लिए, उसकी इतला कैसे होगी, उसकी जांच कैसे की जाएगी, ये चीज हमने पढ़ ली थी। अब जो है ये सेक्शन 121 से 124 है, इसमें है जिस व्यक्ति को प्रतिभूति देने के लिए बताया गया है, बोला गया है, वो व्यक्ति प्रतिभूति देता है, देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर प्रतिभूति जैसे दे रहा है तो क्या वो प्रतिभूति ठीक दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो स्वीकार की जाएगी या नहीं स्वीकार की जाएगी, या अगर जो नहीं देता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, ये प्रक्रिया हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 121 को। सेक्शन 121 कहती है कि प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति। इसके अंदर जो मजिस्ट्रेट ने डिमांड की कि तुम 2 व्यक्ति को अपनी जमानती के रूप में दो या एक को दो या किस प्रकार की प्रतिभूति तुम्हें देनी है, उसके बाद वो व्यक्ति अपने प्रतिभूति को जैसे ही मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है तो यहाँ मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो उसके जो उसने प्रतिभूति को दिया है, जमानती को दिया है, उसे क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन इसमें बताई गई कि जो मान लीजिए पहले स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद उसके बारे में इतला आई पुलिस के द्वारा या किसी और प्रकार से मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि ये जो प्रतिभूति को जो तुमने स्वीकार कर रखा है वो ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है इसके लिए, तो उसको क्या है, उसको भी अस्वीकार कर सकता है मजिस्ट्रेट। लेकिन उसको अस्वीकार, जिसको स्वीकार कर लिया गया है, उसे अस्वीकार करने से पहले मजिस्ट्रेट क्या इसकी जांच करवाएगा कि वो उपयुक्त है या नहीं है, या तो वो खुद करे या फिर अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के तहत को बोल के उसके बारे में जांच करवाएगा। ये इसका पहला पॉइंट कहता है उपधारा 1 सेक्शन 121 की। अब इसकी उपधारा 2 क्या कहती है कि जैसे ही अब मजिस्ट्रेट इसकी उपयुक्तता के बारे में जमानती की जांच करवाता है तो जांच से पहले भाई किस वजह से इसकी जांच की जा रही है, इसको नियुक्त ठहराने के लिए, तो उसका क्या है, जो सार है वो इसमें लिखित करेगा, अभिलिखित करेगा मजिस्ट्रेट। और जिस व्यक्ति ने वो प्रतिभूति प्रस्तुत किया था मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिस व्यक्ति ने अपना जमानती दे रखा था, उसको इस बारे में सूचना दी जाएगी कि इसकी इस प्रकार तुम्हारी जांच की जा रही है, तो इसकी सूचना उस व्यक्ति को दी जाएगी दूसरी उपधारा 2 के तहत। अब है तीसरा पॉइंट इसकी उपधारा 3। उपधारा 3 क्या कहती है कि अब जैसे ही मजिस्ट्रेट ने जांच करवा ली, जांच के बाद ऐसा हो जाता है कि हाँ ये जो प्रतिभूति है ये उपयुक्त है या नहीं है, उपयुक्त है, तो उसको क्या है, अस्वीकार कर देगा मजिस्ट्रेट। या फिर अब दूसरी कंडीशन इसमें जैसे ही कि वो पहले स्वीकार कर लिया गया है तो उसको क्या है, अस्वीकार करने से पहले जिस व्यक्ति ने ये अपना जमानती दिया था उस व्यक्ति को क्या है, सम्मन कराएगा, चाहे सम्मन करे चाहे वारंट करे, जैसी हालात हो उसे बुलाएगा अपने समक्ष, उसके बाद उसको अस्वीकार किया जाएगा। तो ये अपनी सेक्शन 121। इसमें मतलब बात वो ये सिंपल सी कि जो मजिस्ट्रेट ने के सामने प्रतिभूति दिए गए हैं, जो जमानती दिए गए, उसे अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार किए हुए को भी अस्वीकार कर सकता है। इसकी सूचना उपधारा 2 के तहत उस व्यक्ति को दी जाएगी और उसके बाद जैसे ही उसे अस्वीकार किया जाएगा तो उसे अपने समक्ष बुलाएगा। ये धारा कहती है 121। अब है सेक्शन 122। सेक्शन 122 कहती है प्रतिभूति देने में चूक होने पे कारावास। मतलब जिस व्यक्ति को जमानत देने का आदेश दिया गया वो व्यक्ति जमानत नहीं दे पाता है तो उसको कारावास भेज दिया जाएगा। ये सेक्शन 122 बताती है। इसकी उपधारा 1 कहती है, 1 का फर्स्ट पार्ट, कि जो व्यक्ति जिसको प्रतिभूति के लिए बोला गया प्रतिभूति नहीं दे पाता है तो उस व्यक्ति को कारावास भेज दिया जाएगा और उस व्यक्ति को कारावास में तब तक रखा जाएगा जब तक कि जितने समय का उसे आदेश दिया गया है, और अगर वो बीच में भी अगर उस दौरान अगर प्रतिभूति दे देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। इसकी उपधारा 1 का खंड क कहता है। अब इसका दूसरा पॉइंट खंड क कहता है कि जिस व्यक्ति ने बंध पत्र निष्पादित कर दिया और उसके बाद वो अगर बंध पत्र का क्या करता है, उल्लंघन कर देता है, तो मजिस्ट्रेट उसको आदेश देगा कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उस व्यक्ति को जो जितनी अवधि उतनी बची हुई है उस अवधि के लिए कारावास में उसे भेज दिया जाएगा। ये इसका पहले का दूसरा पॉइंट कहता है, ये सेक्शन 122। अब सेक्शन 122 की उपधारा 2। सेक्शन 122 की उपधारा 2 कहती है कि जिस व्यक्ति को प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है वो आदेश है 1 वर्ष से ज्यादा का समय के लिए आदेश है, तो 1 वर्ष से अधिक की अगर अवधि का मामला है तो उस व्यक्ति को क्या है, जेल में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि सेशन कोर्ट कोई आदेश ना दे। सेशन कोर्ट के आदेशाधीन रहेगा। इसे उपधारा 2 के तहत सेशन कोर्ट के समक्ष भेज दिया जाता है। इसकी उपधारा 3 कहती है कि जिस व्यक्ति को कारावास में भेजा गया है किस वजह से, कि वो प्रतिभूति नहीं दे पाया, मतलब अपनी जमानत नहीं दे पाया, उस व्यक्ति को कारावास भेज दिया गया
तो उसे मैक्सिमम जो कंडीशन है उसे 3 साल से ज्यादा उसे जेल में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। ये उसकी उपधारा 3 बताती है। अब है इसकी उपधारा 4। उपधारा 4 कहती है कि ये मामला है, इसमें व्यक्ति क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ऊपर का ये मामला है और एक व्यक्ति का मामला इसमें से उपधारा 2 के अधीन क्या है, सेशन कोर्ट के समक्ष गया हुआ है। तो वो भी सभी व्यक्ति जब तक कि सेशन कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक निरुद्ध रखे जाएंगे, जब तक कि मजिस्ट्रेट या तो अन्यथा उनके लिए कोई आदेश करेगा, नहीं तो क्या है वो भी मामला सेशन कोर्ट के आदेश के इंतजार में रहेगा, तब तक वो निरुद्ध रखे जाएंगे। ये इसकी उपधारा 4 बताती है। अब इसकी उपधारा 5। उपधारा 5 कहती है कि जो सेशन कोर्ट है वो सेशन कोर्ट इसकी जो जांच है वो क्या है, अपने एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज को सौंप सकता है। और ये जो दोनों एडिशनल सेशन जज है और जो सेशन जज है असिस्टेंट, ये दोनों उस जांच में क्या है, सेशन जज की पावर का इस्तेमाल करेंगे, इन्हें पूरी पावर दी जाएगी। इसकी उपधारा 5 बताती है। अब इसकी उपधारा 6। उपधारा 6 कहती है कि जो व्यक्ति प्रतिभूति ना दे पाने की वजह से जेल में था और वो व्यक्ति क्या करता है, अब जेल के जो भी प्रबंधक अधिकारी सुप्रिंटेंडेंट को क्या है, अपनी जमानत दे देता है। तो अब यहाँ जो जेल का प्रबंधक अधिकारी है उसकी ये पावर नहीं है कि वो अगर उसे प्रतिभूति दे तो उसे छोड़ दे। वो क्या करेगा, तुरंत इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को, इसके जिसने ये आदेश दे रखा है, वहां कोर्ट में भिजवाएगा और उस कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगा, तब तक उसे वहीं निरुद्ध रखा जाएगा। जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद छोड़ा जाएगा, पहले जेल का प्रबंधक अधिकारी से नहीं छोड़ सकता। अब है इसकी उपधारा 7। उपधारा 7 बात बताती है कि जिस व्यक्ति को जेल में भेजा गया है किस वजह से, कि वो प्रतिभूति नहीं दे पाया, और वो मामला क्या था, परिशांति भंग होने से संबंधित, जैसे सेक्शन 107 वाला मामला था, इस मामले में उसे जेल भेजा गया, तो उसको जो कारावास है वो सादा कारावास होगा। हमने पढ़ रखा है कि 2 टाइप के कारावास होते हैं, कठोर कारावास और सादा कारावास, तो उसे सादा कारावास से ही दंडित किया जाएगा। और इसकी उपधारा 8 बताती है कि सेक्शन 108 का अगर मामला है तो उसमें भी सादा कारावास रहेगा, और अगर सेक्शन 109 और 110 का मामला है तो उस मामले में मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार कारावास सादा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। तो ये है अपनी सेक्शन 122। अब लेते हैं सेक्शन 123 को। अब है सेक्शन 123। सेक्शन 123 क्या कहती है कि प्रतिभूति ना दे पाने वाले व्यक्ति जो कारावास भुगत रहे हैं उनको छोड़ने की शक्ति, मतलब जो व्यक्ति सेक्शन 122 के तहत जेल काट रहा है क्योंकि वो प्रतिभूति नहीं दे पाया, तो उसको सेक्शन 123 के तहत छोड़ा जाता है। क्या क्या कंडीशन है वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसकी उपधारा 1 कहती है भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम जो है, जो बिना जमानत के भी अगर किसी व्यक्ति को, इनको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति क्या है इसलिए जेल काट रहा है कि वो अपनी प्रतिभूति नहीं दे पाया था, और उन्हें ऐसा लगता है कि समाज को किसी भी प्रकार के संकट में डाले बिना उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, तो वो उसको छोड़ने का आदेश दे सकते हैं। ये इसकी उपधारा 1 कहती है। अब है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 कहती है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो क्या है, जो प्रतिभूति जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जिनसे मांगी थी कि इतनी तुम प्रतिभूति दो, उसकी रकम को क्या है, कम कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनकी पावर है, वो उसको रकम को कम कर सकते हैं। अब है इसकी उपधारा 3। उपधारा 3 कहती है कि जो उपधारा 1 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजेएम ने जो उसको आदेश जो है, आदेश में क्या है कि शर्त लगाई जाती है कि किसी शर्त के तहत उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, कि ये शर्त उसको छोड़ सकते हैं, ये आप जो व्यक्ति वो क्या स्वीकार कर रहा है, अगर कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसे बगैर शर्त के भी छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, न्यायालय का भी बिल्कुल ही अपना अब तक जो सख्त रूप अपनाया हुआ था उसमें क्या है, बिल्कुल ही अपना सख्त रूप में एकदम ही यहाँ सख्ती छोड़ दी है, और उसको क्या है बिना शर्त के भी छोड़ने के लिए यहाँ न्यायालय तैयार हो गए। तो काफी जो क्रिमिनल है वो क्या है, इसका फायदा भी उठाते हैं, वो सब जमानत दे सकते हैं उसके बावजूद भी नहीं देते, और उसके बाद यह क्या है, इस सेक्शन का फायदा उठाते हैं। अब है इसकी उपधारा 4। उपधारा 4 कहती है कि राज्य सरकार जो है वो जिस व्यक्ति को, जैसे इसमें बगैर शर्त के छोड़ा जा रहा है, तो राज्य सरकार चाहे तो क्या है सशर्त उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है कि क्या है, इस शर्त के बिना उसे नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी शर्त राज्य सरकार लगा सकती है। अब है इसकी सेक्शन 123 की उपधारा 5। उपधारा 5 क्या कहती है कि अब राज्य सरकार ने या किसी ने इस शर्त लगाई है किसी व्यक्ति पे कि शर्त के तहत तुम्हें छोड़ा जा रहा है, और उस शर्त को भी वो व्यक्ति अगर पूरी नहीं कर पाता है तो ये जो आदेश दिए गए थे उपधारा 3 के तहत या 1 के तहत, वो आदेश क्या है, रद्द हो जाएगा। अब इसकी उपधारा 6। उपधारा 6 कहती है कि जो जब यह आदेश रद्द हो गया तो उसके बाद उसको व्यक्ति को कोई भी पुलिस अफसर बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश किया जाएगा वापसी से।
अब है इसकी उपधारा 7। उपधारा 7 कहती है कि अब जिस व्यक्ति को वापिस से गिरफ्तार किया गया, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, तो अब उसको कारावास उतने समय के लिए ही भेजा जाएगा जितना कि उसकी जो मुख्य आदेश था, मूल आदेश शुरू में जो दिया गया था, उस आदेश का जितना हिस्सा बचा हुआ है उसके लिए ही उसे जेल में भेजा जाएगा दोबारा से, उपधारा 7 के तहत। अब है इसकी उपधारा 8। उपधारा 8 कहती है कि इसके बावजूद वापिस जेल में भेज दिया उस व्यक्ति को सारी प्रक्रिया के बाद, फिर भी अगर वो दोबारा से व्यक्ति क्या है प्रतिभूति देने के लिए तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है, तो फिर क्या है उसे वापिस छोड़ दिया जाएगा। धारा 122 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उसे वापिस छोड़ा जा सकता है, ये इसकी उपधारा 8 कहती है। अब है इसकी उपधारा 9। उपधारा 9 कहती है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है, जिस व्यक्ति ने परिशांति भंग में या फिर सदाचार के लिए अपना कोई भी बंद पत्र दे रखा है और उस बंद पत्र को क्या है किसी भी समय हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट क्या है इसको रद्द कर सकते हैं कारणों को लिखित करने के बाद। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी ऐसे बंद पत्र को रद्द कर सकता है जो सीजेएम ने या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर रखा है, उसको कभी भी रद्द कर सकते हैं। ये इनकी पावर है, ये सेक्शन 9 के तहत बताया गया है। अब है सेक्शन इसकी 123 की उपधारा 10 से काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि ये धारा ये बताती है कि जिस व्यक्ति ने अपना कोई जमानती पेश किया, अब उस जमानती को ऐसा लगता है कि मैंने जमानत तो दे दी लेकिन ये जो व्यक्ति है वो मेरी बात नहीं मान रहा है और मैं क्या है अपनी जमानत वापिस लेना चाहता हूं, तो वो व्यक्ति क्या है किसी भी समय जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने उसकी जमानत दी थी उसके समक्ष पेश होके ये प्रार्थना पत्र दे सकता है कि मैं इसकी अब जमानत नहीं ले सकता, इसकी जमानत में छोड़ रहा हूं। तो मजिस्ट्रेट क्या है उसको रिलीव करेगा और उसके बाद जिस व्यक्ति ने उसको प्रतिभू के रूप में उसे प्रस्तुत किया था उस व्यक्ति को सम्मन या वारंट जैसा उसे उचित लगे उसे वापस अपने समक्ष बुलाएगा और नई प्रतिभूति के लिए बोला जाएगा। ये कहती है इसकी उपधारा 10। अब लेंगे सेक्शन 124 को। अब है सेक्शन 124। सेक्शन 124 कहती है कि बंद पत्रों की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। इसके अंदर क्या है, अब जैसे कि इसमें बताया गया इसकी उपधारा 1 कहती है कि सेक्शन 121 की उपधारा 3 या फिर सेक्शन 123 की उपधारा 10 के तहत सम्मन या वारंट, मतलब इसमें क्या है सेक्शन 121 की 3 क्या कहती है कि किसी मजिस्ट्रेट ने क्या है उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए जो जमानती है या प्रतिभू है उस व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया गया, जांच के बाद उसको अस्वीकार कर लिया, या फिर पहले स्वीकार किया हुआ था उसको अस्वीकार कर दिया, उसके बाद उसे बुलाया भी नया प्रतिभू दो। और दूसरी 123(10) में क्या है कि जो व्यक्ति उसका प्रतिभू था उसने खुद मना कर दिया कि मैं इसका अब जमानती रहने के लिए तैयार नहीं हूं, उसने कोर्ट के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र दायर किया कि मैं अब इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो उसमें क्या है वहां उसकी प्रतिभूति खत्म हो जाती है। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या करता है उस व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर बुलाता है सम्मन या वारंट से जैसे ही, और व्यक्ति अगर हाजिर हो जाता है तो उस व्यक्ति को आदेश क्या देगा कि अब जो अवधि बची हुई है उसके लिए तुम नया अपना कोई भी फ्रेश प्रतिभू यहाँ पेश करेगा, इसके लिए आदेश दिया जाएगा इसमें 124 में। अब है सेक्शन 124 की उपधारा 2 कुछ विशेष नहीं कहती है कि 120 से 23 के अधीन जो भी आदेश दिए गए हैं वो समझा जाएगा कि वो सेक्शन 106 या 117 के अधीन दिया गया आदेश है, उसी प्रकार इसको समझा जाएगा। तो दोस्तों हमारा चैप्टर आज ये यहीं तक था। सेक्शन 120 से लेकर के 121 से लेकर हमने 124 में पढ़ा। सेक्शन 121 में पढ़ा कि हमने जिस व्यक्ति ने प्रतिभूपना पेश किया, मजिस्ट्रेट उसकी उपयुक्तता को जांच करने के बाद उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, या फिर स्वीकार किए हुए को भी जांच के बाद अस्वीकार कर सकता है। सेक्शन 121 में पढ़ा। सेक्शन 122 में हमने पढ़ा कि जिस व्यक्ति ने क्या है अपना प्रतिभू तो पेश कर दिया, प्रतिभू नहीं पेश कर पाया तो उसको क्या है जेल भेज दिया जाएगा, और अगर वो पेश कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर इसके बाद सेक्शन 123 में हमने क्या पढ़ा कि जो व्यक्ति इसलिए कारावास भोग रहा है कि वो अपना जमानती पेश नहीं कर पाया तो उस व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति सेक्शन 123 के तहत बताई गई है। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट है उनकी पावर है कि उन्हें ऐसा लगे तो उसमें छोड़ सकती है। राज्य सरकार शर्त भी लगा सकती है, और वो शर्तों को ना माने तो वहां बिना वारंट की गिरफ्तारी भी सेक्शन 123 के तहत हो सकती है। और जो व्यक्ति अपनी जमानत को वापस लेना चाहता है कि मैं अब इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो वो 123 के 10 के तहत अपनी जमानत वापस लेने के लिए भी प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगा सकता है। और 124 में यही है शेष अवधि जो बची हुई है उसके लिए फ्रेश प्रतिभू मांग सकते हैं कोर्ट। तो अपना चैप्टर इतना ही था दोस्तों, उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आ गया होगा।